क्या कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए मार्केट क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस बार क्या किया, लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन था उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। तो अभी भी आपको ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर आके ये जो बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसे ब्रेक करके एक बड़ी सी रैली को जनरेट कर सकता है। उसी प्रकार अगर मार्केट ये जो सपोर्ट जोन है इसे अगर ब्रेक करता है दोबारा, तो उस समय हम फिर से काफ़ी अच्छा फॉल कर सकते हैं और वो जो 24,000 का जो लेवल है मार्केट उसे इजीली टेस्ट कर सकता है। अब करंटली फिर से वेट ही करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी भी मतलब कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। वन डे की कैंडल देखना है कि किस तरीके से क्लोजिंग होती है। और जैसा कि आपको पता है कि अब 2 दिन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिटकॉइन के फील्ड में। सैटरडे और संडे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस समय क्या होता है, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में। तो आपको जो यहाँ पे फिर से वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे दोबारा एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर ऐसा दोबारा नीचे गिर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ उस लेवल को, ठीक है, इस तरीके से, तो लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा है 27,700 के आसपास। ठीक है, तो एक पंप आपको 27,700 के आसपास आपको एक पंप दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिर से एक रिजेक्शन लेके दोबारा मार्केट अगर नीचे गिरता है तो उस समय फाइनल हो जाएगा। तो मार्केट जो अभी यही लेवल को ब्रेक करने आ रहा है। वही अगर यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं देता है, कोई रिवर्सल नहीं बना रहा और यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो फिर हमें अच्छे खासी यहाँ पे रैली मिल जाएगी। तो बीच में जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपडेट दे दूंगा इसका कि चार्ट में जो चेंजेस हुए या नहीं हुए, या फिर कुछ रिजेक्शन लेने वाला है नहीं लेने वाला है मार्केट, इसके बारे में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। मुझे ना एक चीज़ डिस्कस करनी है पहले आपसे, इससे पहले कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी उसकी बात हम कर भी रहते हैं। ये 3-4 कॉन्ट्रा ट्रेड्स जो आपने निकाली, और वो एक बार आदित्य बिरला फैशन, या फिर वो बायोकॉन, जी एंटरटेनमेंट, पेज इंडस्ट्रीज, ये सबके सब इनके नंबर्स ख़राब थे या बैड न्यूज़ थी, लेकिन आपने कॉल दी इन सब स्टॉक्स में बाय की और वो ऑलमोस्ट सब में चली। ये क्या, इसमें क्या साइंस है? ये बड़ा रिजल्ट जो सेल ऑफ होकर लगभग फिर सेल ऑफ होकर खत्म नहीं हुआ। Why do beginners lose money in stock market? We need a dedicated team and multiple screens to analyze one trade. Before entering any trade, major index components. First we will be focused निवेश के लिए बनी होती है। प्रेरणा जी आए गोल्ड मेडलिस्ट थी, उसके बाद सिविल मेडलिस्ट काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस किया और 7 साल के बाद और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट ग्लोबल। और उस समय जब एक्टिविटी रिसर्च की माइंड में जाती थी, उस समय इन्होंने एक शानदार रिसर्च पॉलिसी निकाली थी। उसमें मुझे याद है अब तक HDFC बैंक का जो सबसे शानदार रिसर्च पॉलिसी। तो एक मैक्रो पिक्चर्स पर काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ होती है, तो उनसे अब समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा रशिया वॉर के टाइम पर भी देवीना जी ने कहा था कि 10 बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, और पिछले साल भी जब मार्केट में करेक्शन आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए। देवीना जी गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। इस समय मार्केट में एक अब इशू ये है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रही है डेट सीलिंग को लेकर, वो डील फाइनली हुई है लेकिन अभी कांग्रेस में जानी है, लेकिन हमारी मार्केट अपनी एक अलग, आपका क्या व्यू है सर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो जहाँ तक आपने बोला, पिछले साल जून में भी मैंने बोला था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है। उस समय मैंने बाद में देखा था तो शायद आपके ही चैनल पे, तो 15,300 से कम था इंडेक्स, तो 2 महीने में 18% चला था। और अभी भी मार्च में मैंने अपने ट्विटर पे बोला था कि ये बिना कुछ अगर मगर किंतु परंतु के बिना कि अभी आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, और मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी क्रैश का रिस्क बहुत कम है और अप मूव मिस करने का, बाजार के तेजी मिस करने का की आशंका ज़्यादा है। तो इस समय आप मार्केट में जाइए, और उस समय तो इंडेक्स 17,000 भी नहीं था, तो वहाँ से एक बार फिर वो 10% के लगभग तो ऑलरेडी चल चुका है। पर अभी भी मेरा व्यू बरकरार है कि
जैसा कि शायद मैंने पहले भी कभी समझाया हो कि ये चीज़ तो सभी निवेशक समझते हैं कि बाजार में निवेश करने में खतरा या रिस्क है, लेकिन एक जो रिस्क होता है वो बाजार में निवेश ना करने का भी होता है, और वो क्या होता है कि आप वो मिस कर सकते हैं। तो जैसे जो ये मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि अगर आप एक बार वो 18% का मूव मिस कर दिया तो फिर वो उसको आप उसके बाद आप जितना भी सोच समझ के निवेश करें वो आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों ने 40 साल से ज़्यादा का डेटा देखा था जब जैसे सेंसेक्स शुरू हुआ पिछले साल, और देखा था कि अगर आप शुरू में 100 रुपये निवेश करते तो वो 44,000 हो जाता, लेकिन आप खाली जो 10 सबसे अच्छे दिन है वो मिस कर जाते तो वो 44,000 की बजाय 15,000 से कम हो जाता, मतलब आपका 2/3 रिटर्न चला जाता। अगर आप 30 सबसे अच्छे दिन, जो कि औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, वो मिस कर दें तो आपका रिटर्न 90% चला जाता है, मतलब वो 44,000 की बजाय 4,000 भी नहीं देता। तो इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जब बाजार में रिस्क बहुत अधिक ना हो तो निवेशित रहिए सोच समझ के राइट सेक्टर में, ठीक कंपनीज में, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो आपको इक्विटी रिटर्न नहीं आएगा। पिछली बार वो राकेश झुंझुनवाला जी की भी बात आपके साथ की थी कि उनकी किताब में भी वही चीज़ थी कि रिटर्न इक्विटीज में वही आता है कि ये हो सकता है कि 2 साल में बहुत रिटर्न आ जाए और फिर 4 साल रिटर्न नहीं आए। तो इक्विटी में एकदम हर साल आपको बराबर रिटर्न मिलेगा वो नहीं होता है, जबकि बहुत सारे लोग उससे ही डर के भाग जाते हैं। म्यूचुअल फंड का भी डेटा देखिए तो लोग उतने साल निवेशित रहते ही नहीं है, वो 1-2 साल खराब होता है, वो निकल जाते हैं, जब बाजार चल जाता है वो लोग फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से तो आपके रिटर्न ठीक बनेगी नहीं कभी। बिल्कुल, राकेश जी ने मुझे कहा था कि अनुज तुम अपनी लाइफ में निफ्टी 1.5 लाख पे देखोगे, मैं तो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शायद इतना समय होगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी क्योंकि वो इंडिया पर बहुत बुलिश थे और हमेशा बुलिश रहे थे। तो देवीना मैम, अब इस समय थीम्स क्या है, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है इस समय फर्स्ट ग्लोबल के PMS में, या क्लाइंट्स को कहाँ पर आप इन्वेस्ट करने की एडवाइस दे रही हैं इस समय? तो हमारा जो PMS है और एक स्मॉल केस भी है जिसमें वो उसी तरह से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं जैसा PMS में करते हैं, HG हम करके, ह्यूमन प्लस मशीन। तो एक थीम तो खैर बहुत समय से चल रही है, वो अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने वो कॉल लिया था कि इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स का जो बहुत लंबे समय का 2009 से लेके 2021 तक का समय बहुत ही खराब गुजरा, उसके बाद वो टर्न अराउंड हो रहा है और वो सेक्टर हमारे लिए सबसे ओवरवेट सेक्टर रहा है। अब तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। अभी भी सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा ओवरवेट वही होगा। कुछ जगह ऑफ कोर्स स्टॉक्स 2 गुना 4 गुना हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग की है, एक स्टॉक से दूसरे में गए हैं, पर अभी भी हमारे सिस्टम्स को जो लास्ट हमारा रीबैलेंस था अप्रैल में, वो सेक्टर अच्छा लगता है। और मैंने पहले भी शायद बात की हो बैंकिंग की, कि बैंकिंग मुझे बैंकर शायद रही हूँ, इस कारण से मुझे उसमें हमेशा रिस्क ज़्यादा नज़र आते हैं, तो मैं डर के निवेश करती हूँ बैंकिंग में। तो पहले PMS के मतलब 2020-21 में तो हम लोगों ने बहुत ही कम बैंक में निवेश किया, जबकि ये सबसे हाई वेटेज वाला सेक्टर है इंडेक्स में। और पिछले साल के मध्य से हम लोग मार्केट वेट में गए बैंकिंग में, और प्राइस एक्शन के कारण अभी वो थोड़ा ओवरवेट होगा, तो बैंकिंग भी ठीक लगता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में खास हमारा निवेश नहीं है। उसके अलावा जो पिछले 2 जो जनवरी और अप्रैल के रीबैलेंस में जहां हम लोगों ने कुछ वेटेज बढ़ाया है, वो कुछ हद तक ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स हैं, और थोड़े फार्मा और कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स भी ऐड किए, बट हर कुछ सेक्टर बेट भी नहीं होता है। जैसे पिछले साल आप देखिए तो हमारे टॉप 5 परफॉर्मर्स में रेमंड और ITC थे, जो सेक्टर कॉल नहीं थे, वो स्टॉक कॉल्स थे, तो वो अलग बात है। पर मैं आपको अगर सेक्टर के हिसाब से देखूं तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां हमारा वेटेज बढ़ा है। मैम गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ स्टूडियो से। मैं जैसे जैसे एक सेक्टर आइडेंटिफाई करके बैठा था कि बात करूंगा, आपने एक एक करके सब पे टिप्पणी कर दी। आई एम रियली शॉर्ट ऑफ आई थिंक क्वेश्चंस, बट यस मेरे पास एक है मैम, और वो है IT को लेके ये बाजार जब कन्विक्शन बताता है तब कोलैप्स होता है। बट इस बार की अर्निंग्स आपको कैसी लगी मैम?
और हमारे यहाँ इस बार इस जब अर्निंग्स को हम रीड कर रहे थे तो एक धारणा बन गई, एक परसेप्शन ये बन गया कि मिड कैप आईटी फिर भी अच्छा कर रही है। आपका व्यू और आपका कन्वेंशन आईटी पे क्या है इस वक्त? हाँ विजेंद्र, इसमें अभी दोनों साइड बहुत एक्सट्रीम व्यू मेरा नहीं है। अभी हम लोग अगर हमारा पीएमएस देखें तो थोड़ा सा ओवरवेट होगा आईटी में, और शायद हमारे सिस्टम्स को भी मिड कैप आईटी थोड़ा बेहतर लगता है, लेकिन ये सेक्टर मुझे मतलब बुरा नहीं लगता है। और आप हम लोग जो बाजार में हो रहा होता है उसके अनुसार धारणा बना लेते हैं। जैसे अगर आप पिछले साल देखें तो पिछले साल के भी जो पहला हाफ था उसमें आईटी ने बहुत अच्छा नहीं किया, काफी खराब ही किया, लेकिन उस समय जो कारण बताए जा रहे थे वो आज के कारणों से बिल्कुल उलट है। उस समय ये था कि इतनी ज्यादा डिमांड है आईटी की कि आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, सारे लोग कोई और लेके जा रहा है, इसलिए सैलरी बढ़ जाएगी, मार्जिन कम हो जाएंगे। अब आपने उल्टी धारणा बनाई हुई है कि अब डिमांड ही नहीं रहेगा आईटी का। तो वो दोनों ही एक्सट्रीम व्यूज हैं, क्योंकि ये तो तय है कि दुनिया ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी, ज़्यादा डिजिटाइज होगी। आज की दौर में आप टेक्नोलॉजी कंपनीज को तो छोड़ दीजिए, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे डोमिनोज है ग्लोबली, वो पिज्ज़ा कंपनी होते हुए भी एक्चुअली में टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो वो डिमांड उस चीज़ की रहेगी, और प्लस ये डॉलर हेज भी है, जहाँ अगर आप भारत की बात करें, और इतनी मतलब लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी या नहीं, मतलब जितनी बार प्रेडिक्टेबिलिटी आईटी में फिर भी ग्रोथ की है वो कम ही सेक्टर्स में है। तो आज की डेट में मैं बोलूँगी कि बुरा नहीं लगता है अभी ये आज के लेवल से, और मिड कैप थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। ओके अच्छा मैम, इस मंच पे जितने भी अगर आप देखें बहुत अच्छे जाने माने लोग आए हैं, उन्होंने सबने एक एक करके कुछ ना कुछ लग्जरी बाय की थी। आई मीन ड्यूरिंग द कोविड, आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर कोविड, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था इंडियन होटल्स। आप इंडिगो अब जब हमसे बात कर रही हैं तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मैम आपने किसी होटल स्टॉक पे दाव किया था क्या? और लग्जरी पे आई थिंक स्पेंडिंग पोस्ट कोविड काफ़ी अच्छी बढ़ी है। आपका व्यू इस स्पेस पे क्या पैसा बनाएगा? आई मीन ऑफिशियली कल में हम सबकी तनख्वाहें आ जाएंगी और आपका जो हॉलीडे सीजन है वो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा। क्या अप्रोच है आपका इस स्पेस पे? नहीं, होटल से हम लोगों ने खास कुछ ऐसा दाव नहीं खेला जैसा आप बोल रहे हैं। शायद इसलिए भी कि हम लोग का जो बेसिक आउटलुक और थिंकिंग है वो थोड़ा रिस्क एवर्स रहता है। तो रादर देन कि बिल्कुल रिटर्न को मैक्सिमाइज करें, हम रिस्क को भी मैनेज करके चलते हैं, और वो अच्छा सर्व किया जब से हमने शुरू किया है। पीएमएस 3 साल से थोड़ा अधिक हो गया, तो मतलब रिटर्न्स में तो हम नंबर 1 है ही, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में तो हमारे आसपास भी कोई नहीं है। तो पर होटल्स पे या एयरलाइंस पे तो कभी बड़ा कॉल लिया नहीं, मतलब कभी हो सकता है थोड़ा बहुत स्टेक लिया हो। और लग्जरी तो खैर दुनिया भर में थीम रहा है, दुनिया भर में भी आप LVMH और इस तरह की लग्जरी कंपनीज ने बहुत अच्छा किया। भारत में भी आप ठीक बोल रहे हैं, लग्जरी ने अच्छा किया, पर अब आप ये सोचिए, दूसरी तरह से सोचिए तो नॉन लग्जरी इंडिया में अभी काफ़ी खराब किया। आप अगर आम आदमी को देखें, आम औरत को देखें, तो आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन चाहिए। तो इसी से आपको पता लगता है कि देश में अभी भी जो बहुत बड़ा तबका है उनके पास अभी शायद हवाई चप्पल और अंडरवेयर खरीदने का भी पैसा नहीं है। चलिए एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से फिर देवीना मैम, तो इस समय क्योंकि आपने रिस्क की बात की, इस समय मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्योंकि मुझे याद है एक बार बात हुई थी कि मार्केट में ना इन्वेस्ट करना शायद सबसे बड़ा रिस्क था, लेकिन वो तब की बात थी। अब इस समय मार्केट जिस लेवल पर है, क्या एक्सीडेंट का रिस्क है? कोई रिस्क फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली जो बड़े रिस्क फैक्टर हैं वो बताकर नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से अगर कोई वेंटेज पॉइंट पर कोई रिस्क दिख रहा हो तो? अभी भी मैं वही कहूँगी कि जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला कि अभी भी रिस्क आपका अपमूव मिस करने का अधिक है। और एक जो फैक्टर मार्केट और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो सकता है वो है कच्चे तेल का भाव, क्रूड का प्राइस, बिकॉज उससे आपके बहुत सारी चीज़ें ड्राइव हो सकती हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता है, इन्फ्लेशन कम होता है, ग्रोथ ड्राइव होती है।
और जहाँ तक बहुत सारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स का सवाल है, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली क्रूड नहीं होता, उसके बाद वो सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे आपको टेक्सटाइल, केमिकल्स, एफएमसीजी, सीमेंट, बहुत चीज़ों में फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप उस तरह से रिस्क देखें तो अगर किसी कारण से क्रूड का प्राइस फिर बहुत बढ़ता है तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, जो मुझे अभी उसकी संभावना नज़र नहीं आ रही है। बट जैसा कि आपने बोला, रिस्क बता के नहीं आते, कोई बड़ा डिसरप्शन हो, कुछ हो इस तरह का, तो वो एक चीज़ हो सकती है। नहीं तो ये इस तिमाही से आपको नतीजों में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है देवीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हर बार